तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड, मध्य प्रदेश जेल प्रहरी एवं मध्य प्रदेश सहायक जेल अधीक्षक के एग्जाम आज से स्टार्ट हो चुके हैं। तो 25 मई फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस हम लेकर के आ गए हैं। सारे के सारे प्रश्न आपके ऑथेंटिक हैं और बिल्कुल रियल प्रश्न हैं। ऐसा नहीं है जैसा आज सुबह पहली शिफ्ट में लोगों ने कराया था कि प्रश्न आए ही नहीं थे, पहली शिफ्ट में पेपर ही नहीं था और लोग यहाँ पर एग्जाम एनालिसिस कराने पर तुले हुए थे। तो ऐसे कोई भी प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाले हैं। आज जो लोग यहाँ पर पेपर देने गए हैं उन लोगों ने हमारे पास में प्रश्न भेजे हैं। तो आज जो हमें प्रश्न भेजे हैं वो भेजे हैं राकेश कुशवाहा और सैलू सिंह जी ने। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आपका भी अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को अपने नाम के साथ में एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते ही 7052547003 इस नंबर पर जरूर से जरूर भेज दीजिएगा, ठीक है। और आज सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है क्योंकि हमारी जान पहचान के 2-3 स्टूडेंट आज एग्जाम देने गए हैं, ठीक है। आप भी अपने प्रश्नों को जरूर भेजना मेरे भाई इस नंबर पर अगर आपका अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है। और आज से लेकर के लास्ट एग्जाम तक 20 जून तक लगातार हम आपका एग्जाम एनालिसिस हर एक शिफ्ट का डिटेल में करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आज कितने नंबर वाले स्टूडेंट हमको मतलब मिले हैं, टॉप 5 स्कोरर क्या मिले हैं आज हमको, वो हम आपको लास्ट में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जीके, जीएस और साइंस की। तो कौन कौन से प्रश्न आए हैं आइए देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न था वायुमंडल में सर्वाधिक सांद्रता किस गैस की है, यानी कि वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। सही आंसर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। चलिए डिटेल में आपको जानकारी देते हैं क्योंकि हमारा काम सिर्फ इतना नहीं है कि आपको एग्जाम एनालिसिस कराएं, हमारा काम है आपको एग्जाम एनालिसिस कराएंगे और एक एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे, जिससे अगर इससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न आगे आपके एग्जाम में बने तो उसे भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पृथ्वी के वायुमंडल आयतन के पदों में मुख्य घटक है, यानी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। देखिए क्योंकि ये दोनों गैसें कुल मिलाकर के वायुमंडल का 99% हिस्सा जो है वो ये दोनों गैसें ही बनाती हैं, ठीक है। नाइट्रोजन N2 एक रंगहीन और स्वाधीन गैस है जो वायुमंडल के लगभग 78% हिस्से का निर्माण करती है। अर्थात जो अपना वायुमंडल है, वायुमंडल का 78% जो हिस्सा है वो आपका नाइट्रोजन के द्वारा ही जो है बनाया गया है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, गुणसूत्र की खोज किसने की थी। ये प्रश्न काफी अच्छा लेवल का प्रश्न पूछा गया है। तो सही आंसर है इसका कार्ल विलेम वॉन नेगेली। कार्ल विलेम वॉन नेगेली इन्होंने जो है गुणसूत्र की खोज की थी। एक और वैज्ञानिक को गुणसूत्र की खोज के लिए जाना जाता है, उनका नाम भी हम आपको बता देंगे, लेकिन ज्यादातर इनको ही माना जाता है। अब इनमें से जो इन दोनों में से जो भी आपके ऑप्शन में होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेरे भाई वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए एग्जाम लेकर या ये प्रश्न लेकर के आने में, ठीक है ना। तो गुणसूत्र की खोज कार्ल विलेम वॉन नेगेली के द्वारा 1842 में किया गया था। इन्होंने सब सेलुलर संरचनाओं की खोज की थी जिसे बाद में क्रोमोसोम के नाम से भी जाना जाने लगा था, यानी इसी गुणसूत्र का नाम चेंज होकर के क्रोमोसोम हो गया था बाद में, ठीक है। अब देखिए एक और वैज्ञानिक है जिनका नाम जाना जाता है इसकी खोज के लिए, तो ये है आपके गुणसूत्रों की खोज सबसे पहले 1882 में वॉल्थर फ्लेमिंग ने की थी। मतलब वॉल्थर फ्लेमिंग को भी गुणसूत्रों का जनक माना जाता है। तो जिन दोनों में से जो भी आपका ऑप्शन दिया होगा वही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इन दोनों को ही जो है गुणसूत्रों की खोज के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। देखिए तो प्रति सेकंड जो दोलनों की संख्या होती है उसे हम आवृत्ति कहते हैं और इसे हर्ट्ज द्वारा दर्शाया जाता है, यानी कि Hz के द्वारा जो है इसको दर्शाया जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नैनो सेकंड जो है वो एक सेकंड का कौन सा भाग होता है, यह प्रश्न पूछा गया था। चलिए आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर क्या है, तो 1/अरबवां हिस्सा जो है वो एक नैनो सेकंड, वो एक सेकंड का 1/अरबवां हिस्सा होता है। तो देखिए एक नैनो सेकंड एक सेकंड का 1/अरबवां भाग होता है, अर्थात एक सेकंड का जो अर्थ होगा वो 1/1/अरबवां यानी कि 10 की घात -9। ये आपको याद रखना कि 10 की घात -9 एक नैनो सेकंड को दर्शाता है। ये प्रश्न आपके पटवारी में भी पूछा गया था और आपके एमपी टेट में भी पूछा गया था और देख लीजिए आपके फॉरेस्ट गार्ड में भी पूछा गया है। यानी कि ये बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो लगातार रिपीट हो रहे हैं। आपको पता है हमने पटवारी का एग्जाम एनालिसिस कराया था पूरा एग्जाम, उसके बाद एमपी टेट का एग्जाम एनालिसिस कराया था और अब हम आपके एमपी फॉरेस्ट गार्ड का भी एग्जाम एनालिसिस करा रहे हैं। सारे के सारे ऑथेंटिक प्रश्न ही हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। अगला प्रश्न है लगातार 2 बार राष्ट्रपति कौन बना था। सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे। देखिए कुछ जानकारी, राजेंद्र प्रसाद जो कि बिहार से थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, यानी पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है। वे स्वतंत्रता सेनानी भी थे। वे एकमात्र राष्ट्रपति थे जो लगातार 2 बार जो है भारत के राष्ट्रपति बने थे। ये आपको याद रखना है। अब आपको ये भी बताना होगा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, यही आज का प्रश्न है, क्वेश्चन ऑफ द डे है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। अब इतना तो जानकारी आपको होगी है ना, इतना
करना तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे, ये हम आपसे उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगला प्रश्न देखिए, ओजोन परत में छेद किस गैस की वजह से हो रहा है? देखिए एग्जैक्ट प्रश्न वैसे के वैसे तो नहीं मिल जाएंगे, है ना, कि फोटोकॉपी सर यहाँ पर हो नहीं हो रहा था, यहाँ पर ही थी, यानी कि का की मात्रा नहीं थी। तो देखिए एग्जैक्ट प्रश्न वैसे के वैसे नहीं मिल जाएंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, लेकिन प्रश्न वही होगा, ये जरूर है। ठीक है ना, तो थोड़ा-सा आपको मैनेज करना है। ऐसा नहीं हो कि सर यहाँ पर आपने जो है गलत बता दिया, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं ऐसे पूछा था। तो देखिए जो भी प्रश्न होगा, क्योंकि जो विद्यार्थी पेपर देकर के आते हैं, आप भी जानते हैं, अगर आप भी एग्ज़ाम देकर आए होंगे, तो सेम टू सेम प्रश्न आपको नहीं याद रहते हैं। कुछ 1, 2, 3 घंटे बाद आपको वो प्रश्न याद आएँगे, या फिर अब जो प्रश्न देख रहे होंगे तब आपको याद आ रहे होंगे, ठीक है ना? तो एग्ज़ैक्ट प्रश्न वो लोग नहीं बता पाते हैं, तो थोड़ा-सा आप कोऑपरेट करिएगा। ऐसा मत कीजिए कि कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख करके चले जाइएगा, ठीक है? प्रश्न यही होंगे, ये कन्फर्म है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से जो है ओज़ोन परत में छेद हो रहा है। देखिए ओज़ोन परत में हो रहे जो क्षरण है, क्षरण के लिए जो जिम्मेदार गैस है वो कौन सी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे सीएफसी भी कहते हैं। ये जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपके ओज़ोन परत में छेद की वजह से जो है छेद के लिए जिम्मेदार है, ठीक है ना? अब ओज़ोन परत में छेद होने की वजह से क्या होता है? तो पराबैंगनी जो किरणें हैं वो सीधे जो है पृथ्वी पर आती हैं, और पराबैंगनी किरणों की वजह से हमें जो है त्वचा का कैंसर हो जाता है। तो त्वचा के कैंसर के लिए कौन जिम्मेदार है? यही पराबैंगनी किरणें जिम्मेदार हैं, ठीक है ना? याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दक्षेस में कुल कितने सदस्य देश हैं? यह आज पूछा गया। सही आंसर इसका हो जाएगा कुल 8 सदस्य देश जो है वो दक्षेस में है। 8 नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है? हाँ, 8 ही होगा, ठीक है? कुल जो है 8 सदस्य देश जो है वो आपके दक्षेस में शामिल है। कौन-कौन से हैं? तो चलिए देख लेते हैं। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ये दक्षेस का फुल फॉर्म हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है, इसका फुल फॉर्म आगे पूछा जा सकता है, ठीक है? की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के प्रमुखों के द्वारा उक्त चार्टर को औपचारिक रूप से स्वीकार करके जो है इसकी स्थापना की गई थी दक्षेस की। ये आपको याद रखना है। आगे पूछा जाएगा दक्षेस में कौन कौन से राष्ट्र हैं, तो इन सभी राष्ट्रों का नाम आपको याद रखना है। ये प्रश्न आपका आगे रिपीट हो सकता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर इसमें कोई भी अपडेट होगा, कोई भी मान लीजिए गलती से कोई मिसप्रिंट हो गई, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में अपडेट कर दिया जाएगा। आप कमेंट बॉक्स जाकर के एक बार जरूर चेक कर लेना, ठीक है? चलिए, उत्तर रामचरितमानस के जो लेखक हैं वो कौन थे? तो भवभूति जो हैं वो उत्तर रामचरितमानस के जो हैं वो लेखक हैं। तो लेखकों से संबंधित प्रश्न आपके हर एक शिफ्ट में पूछे जाएंगे। आपको अभी एक प्रश्न और दिखाने वाले हैं हम, जो हमने अभी परसों ही कराया था आपका शास्त्रीय नृत्य से। सेम टू सेम वही प्रश्न आया है, और बहुत कठिन प्रश्न है, बहुत डीप प्रश्न है, लेकिन हमने परसों शास्त्रीय नृत्य में उसको करा दिया था। जो लोग वो वीडियो देख करके गए होंगे, आज उनकी बिल्कुल चांदी हो गई होगी। वो 1 नंबर उनका फ्री का मिला होगा, क्योंकि काफ़ी कठिन प्रश्न था, ठीक है? चलिए अभी दिखाते हैं आपको। देखिए, उत्तर रामचरितमानस महाकवि भवभूति का प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है, जिसके 7 अंकों में राम और उत्तर जीवन की कथा है। यानी कि राम के जो उत्तर जीवन की कथा है वो उत्तर रामचरितमानस में बताई गई है। भवभूति जो है वो इसके लेखक हैं, ठीक है ना? और भवभूति जो है वो एक सफल नाटककार रहे हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी? तो सही आंसर इसका हो जाएगा रुक्मणी देवी अरुणडेल। ये राज्यसभा में मनोनीत होने वाली पहली महिला थी, ठीक है? तो रुक्मणी देवी अरुणडेल राज्यसभा में मनोनीत होने वाली पहली महिला थी। रुक्मणी देवी का जन्म 29 फरवरी 1904 को मदुरै में हुआ था। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस नृत्य का नाम कुचलपुर गांव के नाम पर रखा गया? यही प्रश्न जो है अभी परसों ही हमने शास्त्रीय नृत्य की, भारत में जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं उन पर एक वीडियो बनाई थी डिटेल में। जो लोग वो वीडियो देख करके गए होंगे, उसमें हमने साफ साफ कराया था कि जो कुचिपुड़ी आपका नृत्य है वो कुचलपुर गांव के नाम पर पड़ा है। अभी भी आप जाकर के देख सकते हैं, हमने इस प्रश्न को कराया है, और यही सेम टू सेम प्रश्न आज पूछा गया है। अगर जो लोग नहीं पढ़े होंगे उन्हें कोई आइडिया ही नहीं होगा। सही आंसर इसका हो जाएगा कि कुचिपुड़ी जो नृत्य है उसका नाम कुचलपुर गाँव के नाम पर रखा गया है, ठीक है? तो देखिए, कुचिपुड़ी भारतीय नृत्य की एक पारंपरिक शैली है। इस शताब्दी के तीसरे व चौथे दशक के आसपास यह नृत्य शैली इस नाम के नृत्य नाटक की लंबी तथा समृद्ध परंपरा के लिए जो है उद्भूत हुई थी, ठीक है ना? चलिए, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कुचिपुड़ी नाम के जो है गांव है, ये आपको याद रखना। यानी कि फेमस नृत्य कहाँ का है ये? तो कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो आपका आंध्र प्रदेश का फेमस नृत्य है। इसे थाल नृत्य भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ लेते हैं। इसे मटका नृत्य भी कहते हैं। ये सब हमने शास्त्रीय जो नृत्य वाला जो वीडियो है उसमें हमने परसों कराया था, ठीक है? कोई भी नया आपका टॉपिक ज़्यादा पूछा जाएगा उसके ऊपर हम वीडियो बना देते हैं, जैसा हमने पटवारी में किया था। देखिए, योजना अवकाश काल कब से कब तक चला था? तो देखिए 1966 से लेकर के 1969 तक योजना अवकाश काल चला था, देख लीजिए। तो योजना अवकाश काल 1966 से 1969 तक हुआ। योजना अवकाश का मुख्य कारण 1962 का चीन और भारत का युद्ध, 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध और संसाधनों की कमी, यानी अकाल भी पड़ गया था, संसाधनों की कमी और बढ़ती महंगाई थी। इस अवधि के दौरान 3 वार्षिक योजनाएं जो है तैयार की गई थी, जिन्हें रोलिंग प्लान भी कहा जाता है, ठीक है? क्यों हुआ था समझ गए? ये योजना अवकाश का क्यों करना पड़ा था? क्योंकि सूखा भी पड़ गया था, और भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत चीन युद्ध भी इसी बीच हो गया था, ठीक है? NH3 किस उद्यान के पास से होकर के गुजरता है? ऑप्शन में माधव राष्ट्रीय उद्यान दिया हुआ था, बाकी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके मालवा साइड के दिए हुए थे। तो सही आंसर आपका हो जाएगा माधव राष्ट्रीय उद्यान।
देखिए दूसरा NH3 जो है जिसे हम आगरा मुंबई रोड कहते हैं, पर शिवपुरी से ग्वालियर की ओर 7 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, ठीक है ना। तो शिवपुरी में आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान है और शिवपुरी से होकर के ये गुजरता है, तो ये आपका सही आंसर NH3 जो है वो माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी से होकर के गुजरता है। अगला प्रश्न है आणविक आकर्षण किस अवस्था में मजबूत होता है? तो सही आंसर है ठोस की अवस्था में जो आणविक आकर्षण होता है। आणविक आकर्षण का अर्थ है अणुओं के मध्य आकर्षण। अब आपको पता है जितनी ज़्यादा ठोस अवस्था होगी, ठोस अवस्था में क्या होता है, अणु बिल्कुल आस पास पास में होते हैं, ठीक है, यानी कि आकर्षण उच्च होता है। जो द्रव अवस्था होती है उसमें अणु थोड़े थोड़े दूर दूर होते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत कम आकर्षण होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर बात करते हैं गैस की, तो गैस के जो अणु होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। यानी अगर पूछा जाएगा कि न्यूनतम जो है आणविक आकर्षण किस में होता है, तो गैसों में न्यूनतम आणविक आकर्षण होता है। बाकी आपको भी कोई प्रश्न याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ठोस में अणुओं के बीच अधिकतम आकर्षण बल होता है। बाकी हमने आपको द्रव के बारे में बता दिया और गैस के बारे में भी बता दिया है। चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना, लगातार एग्जाम एनालिसिस ऐसा ही हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। अगला है 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? सही आंसर है 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय हैं, ठीक है। देख लीजिए 12वीं अनुसूची, यह अनुसूची 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है, जिसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। कब जोड़ी गई थी, क्यों जोड़ी गई थी, ये सारी जानकारी आपको रखनी। कौन से संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपके गलत होने ही नहीं चाहिए। ये तो आपके नंबर पक्के होने चाहिए। यहाँ से अगर आप गलत करते हैं तो भाई फिर तो गड़बड़ी गड़बड़ है, ठीक है ना। चलिए 1956 में मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले थे? जब मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ था तो उसमें मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले थे? तो कुल 43 जिले जो है वो 1956 में थे। मध्य प्रदेश का जो गठन है किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो याद रखना राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर मध्य प्रदेश का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली जो है वो इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हिंदी की बात कर लेते हैं भाई। तो हिंदी में क्या क्या पूछा गया था देखिए। शुद्ध अशुद्ध, आपके लगभग 2 प्रश्न शुद्ध अशुद्ध के पूछे गए थे। विलोम शब्द पूछा गया था, एक प्रश्न मुहावरा का आया था, द्विगु और द्वंद्व समास का उदाहरण दिया था। काफी सिंपल, मतलब हिंदी आपकी अच्छे लेवल की, सिंपल लेवल की थी, ठीक है। अनुप्रास अलंकार पूछा गया था, वर्णमाला से 1 से 2 प्रश्न पूछे गए थे। एक बात और आपको बता दें, सारा सब्जेक्ट 20-20 नंबर का ही आ रहा है, कोई इधर उधर नहीं आ रहा है। 20 का मैथ, 20 की इंग्लिश, 20 का आपका जो है विज्ञान है, सब कुछ जो है वो 20-20 मार्क्स का ही आ रहा है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब चलते हैं, बात कर लेते हैं अपन इंग्लिश की कि भाई इंग्लिश में क्या क्या पूछा गया। तो इंग्लिश से बात करें तो सबसे पहले इंग्लिश में जो हमने पहले भी आपसे कहा था, PQRS जरूर कर लीजिए। 5 से 6 प्रश्न PQRS के पूछे गए हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी 3 वीडियो हम बना चुके हैं, लेकिन आपके फॉरेस्ट गार्ड में कैसी आ रही है उसके ऊपर हम एक वीडियो जल्द ही तैयार करने वाले हैं। थोड़ा देख लें किस तरह के प्रश्न आपके फॉरेस्ट गार्ड में आ रहे हैं, क्योंकि PQRS समझ लीजिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। 3 वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। PQRS सर्च करेंगे PQRS बाई सक्सेस जंक्शन, तो वो वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। नहीं तो इस वीडियो को अंत तक देखना, तो इस वीडियो को लास्ट में ही आपको इसी स्क्रीन पर यहीं पर आपको PQRS वाली वीडियो की लिंक मिल जाएगी, ठीक है। वो जरूर देख करके जाना, बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला। ट्रिक के द्वारा हमने जो PQRS को सॉल्व करा है। एंटोनियम सिनोनिम के 4 प्रश्न थे, पैसिव वॉइस के 2 प्रश्न आपके पूछे गए थे और 2 ही प्रश्न आपके नरेशन के भी पूछे गए थे। तो एक्टिव पैसिव के ऊपर 2 वीडियो बना चुके हैं, सर्च करना एक्टिव पैसिव बाय सक्सेस जंक्शन, वीडियो मिल जाएगा। नरेशन के ऊपर 2 वीडियो बना चुके हैं, नरेशन बाय सक्सेस जंक्शन सर्च करेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा, चाहे गूगल पर सर्च करना चाहे यूट्यूब पर। ये तीनों वीडियो आप जरूर देख करके जाना, आपके लगभग 8 से 10 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। और तीनों वीडियो हमने ट्रिक के द्वारा सॉल्व कराया है, ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, 10-10, 12-12 मिनट की वीडियो है, ठीक है। और 2 प्रश्न आपके ईडियम्स के पूछे गए थे। ईडियम्स और फ्रेज की हम वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, सर्च करना ईडियम फ्रेज बाय सक्सेस जंक्शन, वो आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। चलिए 1 वर्ड के भी 2 प्रश्न आज पूछे गए थे, यानी वोकैब अच्छी खासी आई थी यहाँ पर, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं मैथ की। तो मैथ में कैसे प्रश्न आए थे, तो देखिए टाइम एंड वर्क के प्रश्न, लगभग 2 प्रश्न आपके टाइम एंड वर्क के पूछे गए थे, जिसमें एक प्रश्न था कि 20 पुरुष किसी कार्य को 30 दिनों में, 10 महिला उसी कार्य को इतने दिनों में करती हैं, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। कुछ इस तरह का जो है फॉर्मेट देखने को मिला था, ठीक है ना। एग्जैक्ट प्रश्न हमको नहीं मिल पाया है, कोई बता भी नहीं सकता, बड़ा मुश्किल से लोगों को याद रहता है, ठीक है ना, क्योंकि हम बिल्कुल तुरंत आपकी वीडियो लेकर के आ जाते हैं तो लोगों को इतना याद नहीं रहता। अब हम यही वीडियो अगर अभी रात में लेकर के आए तो काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास में आ जाएंगे, लेकिन फिर कोई मतलब नहीं रहेगा वीडियो लाने का, ठीक है ना। चलिए एक बड़े वर्ग के अंदर कितने छोटे वर्ग बनेंगे, यानी कि वर्ग जो होता है इसकी भुजा की लंबाई दी हुई थी, फिर बोला था कि इस इतनी भुजा की लंबाई वाले वर्ग के अंदर इतनी भुजा की लंबाई की कितने वर्ग बनेंगे, तो आप इसका आइडिया आराम से लगा सकते, इस प्रश्न को आराम से सॉल्व कर सकते थे। उसके बाद बात करते हैं, एक प्रश्न आपका शंकु से पूछा गया था, एक प्रश्न एवरेज से पूछा था, प्रॉफिट लॉस से 2 प्रश्न थे और CISI के 3 प्रश्न थे, और परसेंटेज से आपके सबसे ज़्यादा प्रश्न 4 से 5 प्रश्न परसेंटेज के आपको देखने को मिले हैं आपके मैथ में, ठीक है ना। बाकी एक प्रश्न आपका ट्रेन से पूछा गया था और एक प्रश्न सिंप्लीफिकेशन से 2 प्रश्न थे और एक प्रश्न आपका गोला से पूछा गया था। तो कुछ इस तरह का आपका एग्जाम आज आया हुआ था। चलिए हम बात कर लेते हैं कि आज हमको टॉपर कितने मिले हैं। तो आज हमको सबसे जो टॉपर मिला है वो 83 नंबर जो है टॉपर मिला है। इसके अलावा बात करें तो 62 नंबर, 65 नंबर, 67 नंबर, 57, 52, 47 और 45, ये हमको आज नंबर देखने को मिले हैं। यानी कि अगर हम एक आध 2 लोगों की छोड़ दें तो पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा रहा है, ज़्यादा सिंपल पेपर नहीं आया है, मीडियम यानी कि ईजी टू मॉडरेट हम कह सकते हैं, ठीक है ना।
चलिए बाकी आगे क्या होने वाला है वो हम आपको डेली बेस पर बताते रहेंगे, तो डेली हमारे साथ में बने रहिएगा। हर शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस हम लेकर के आएंगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन के नाम से, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डेली पीडीएफ मिल जाया करेगी, जो भी एग्जाम एनालिसिस हम करा रहे हैं एक दिन बाद इसकी पीडीएफ अपलोड कर देंगे। उसके लिए हमारा सक्सेस जंक्शन लाइव चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। इसको ज्वाइन करने से क्या होगा, यहाँ पर आप अपने कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। जितने सारे लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं एक्सपर्ट, वो लोग आपके प्रश्नों को सॉल्व करके देंगे। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगी पीडीएफ फॉर्म में। बहुत सारी मैथ की क्लास, जो आपका क्लास नोट्स हैं यादव सर के, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और एक आपका ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक है, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। यानी बहुत सारी किताबें यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्यूमेंट सेक्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारी किताबें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो ये दोनों आपको चैनल जो है ज्वाइन कर लेने हैं। अब भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए। लगातार हर शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस हम इसी तरह जो है लेकर के आने वाले हैं। और मेरे भाई, जो मैंने आपको नंबर दिया है, इस नंबर को जरूर ध्यान रखना। देखिए, आप मदद करेंगे तभी दूसरों की मदद हो पाएगी, तभी आपकी मदद हो पाएगी। आप एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते ही इस नंबर पर आपको अपने जितने भी प्रश्न आपके याद है, 2 प्रश्न याद हैं, 4 प्रश्न याद हैं, अपने नाम के साथ में इस नंबर पर जरूर सेंड कर देना है 7052547003। सहयोग कीजिए, जिससे कि आपका भी सहयोग होता रहेगा, ठीक है। और राकेश कुशवाहा और सैलू सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद, इन लोगों ने आज हमें प्रश्न भेजा था। चलिए जल्दी मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में, जिसमें आज जो है, क्या नाम था उनका, मतलब हमारी जान पहचान के लोग हैं, आज पेपर देने गए हैं, रोहित नाम है शायद उनका। तो उनके प्रश्न जैसे हमारे पास में आते हैं, हम तुरंत एग्जाम एनालिसिस इसी तरह से हम लेकर के आ जाएंगे, ठीक है। चलिए जल्दी मिलते हैं शाम वाली शिफ्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अब आपके स्क्रीन पर वो वीडियो दिखने लगी होगी, उस वीडियो पर क्लिक करके जो है आपको ये पूरी वीडियो देख लेनी है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की, और आपका जो है PQRS की। ये सब वीडियो देख करके जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा एग्जाम सेंटर पर, ठीक है। चलिए जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। एक प्रश्न और अभी अभी व्हाट्सएप आ रहा है, एक प्रश्न है कि ये जूल जो है वो किसकी इकाई है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। जूल SI इकाई जो है वो किसकी इकाई है, ठीक है ना। तो ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि जूल जो SI मात्रक है वो किसका SI मात्रक है। अभी अभी जो है व्हाट्सएप पर यहाँ पर मैसेज आया, ठीक है ना। तो ये प्रश्न भी आपका पूछा गया है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि जूल जो है वो किसकी इकाई होती है। 2 प्रश्न हो गए आज आपके लिए, एक तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, और जूल जो है वो किसकी इकाई होती है। ये दोनों प्रश्न आज आपके लिए हो गए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताएंगे, ठीक है। अब वीडियो को लाइक नहीं किया मेरे भाई, वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए। आप लाइक करेंगे तभी हमारा उत्साह बढ़ेगा, और हम लगातार एग्जाम एनालिसिस इसी तरह से लेकर के आते रहेंगे हर एक शिफ्ट का। चलिए जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।